हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिन के बाद आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ रही हूँ, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेस में हमने पहले पढ़ा है डाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होके हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि फूड डाइजेस्ट होने के बाद उनका ऑक्सीडेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम ऑक्सीजन आउटर एनवायरनमेंट से इनहेल करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है। फूड डाइजेस्ट होने के बाद उनके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग इनहेल करते हैं। अब ये ऑक्सीजन पर्टिकुलर सेल तक कैसे पहुँचे, इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, वो हम देखेंगे यहाँ। देखो, नीड फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्यों ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ताकि हर सेल तक एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाए। फिर सेकंड है एयर ड्रॉन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम पिक्ड अप बाय लंग्स एंड अल्टीमेटली बाय आरबीसी टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एयर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू पिक हुआ, वो आरबीसी के थ्रू बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड हैज़ टू बी कैरीड टू द लंग्स एक्सेल आउट। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो सेम टाइम में उन सेल्स में मिलता है, वो भी एक्सेल आउट होना, मतलब बाहर निकलना ज़रूरी है। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ये आपका इस बात को समझाना चाह रहा है कि ऑक्सीडेशन के बाद जब सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच गया, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होते हैं, वो भी आरबीसी के थ्रू ही लंग्स तक आते हैं और उसके बाद आउटर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। थर्ड है ऑल द एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया, एक्सेस सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज हैव टू बी रिमूव्ड। जितने भी एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में होते हैं, यूरिया होते हैं, एक्सेस सॉल्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, इनका भी रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। फोर्थ है हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम हैव टू बी कैरिड थ्रू आउट द सर्कुलेटिंग ब्लड टू एक्ट वेर एवर रिक्वायर्ड। हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम से सिक्रीट होते हैं, उनको पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाने में भी सर्कुलेटिंग ब्लड ही काम आता है। ठीक, फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो फियर एंड फाइट हार्मोन कहलाता है, अपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ये हार्मोन कब रिलीज़ होता है? जब हम लोग बहुत फियर में होते हैं, डर में होते हैं, तो ये हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है और ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में आकर एक्ट करता है। तो किसी भी हार्मोन को एक मीडियम चाहिए एक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए, वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इन 4 पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्यों ज़रूरत है। यहाँ पर हम ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है और टारगेट ऑर्गन तक, हार्ट तक कैसे पहुँचता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जब ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा, सेकंड सेलुलर एलिमेंट्स। ठीक, प्लाज्मा में हम देखते हैं ये क्या है, फ्लूइड पार्ट है। ठीक है, इसकी फिगर आप देखो तो आपको बेटर क्लियर होगा। ये देखो फिगर में, आप देखो ये जो येलोइश पार्ट है, येलोइश पार्ट मतलब कि जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये प्लाज्मा है। ये वाइट ब्लड सेल है, ये क्या है, आरबीसी रेड ब्लड सेल है, और ये प्लेटलेट्स है। ये हमने दिखाया कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है,
हमारा एक ब्लड वेसल है, जिसमें क्रॉस सेक्शन करने के बाद हमें ये चीज़ें दिखती हैं, इतनी सारी चीज़ें। ब्लड, अगर आपका ब्लड कट जाता है कहीं से और ब्लड रिलीज़ होता है, तो आप सोचो उसमें इतनी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें तो हम पढ़ रहे हैं पहले प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में हम लोग देखेंगे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है प्लाज्मा, फ्लूइड पार्ट है। आपने देखा कि ये कैसा फ्लूइड है। 55 to 60% ऑफ ब्लड प्लाज्मा होते हैं। सेल्स इसमें सस्पेंडेड होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपने देखा। लाइट येलो कलर होता है, ये भी देखा आपने। 90% ऑफ वाटर इसमें रहता है, ठीक है। प्रोटीन 8% रहता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट 1% रहते हैं, जिसमें कि NaCl और Na2CO3 रहते हैं। प्लाज्मा क्या करता है प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। सेलुलर एलिमेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। शेप एंड साइज, ये कैसा होता है देखने में रेड ब्लड सेल, बाइकॉनकेव, डिस्क लाइक, अबाउट 1 माइक्रोन इन साइज, ठीक है। बाइकॉनकेविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये देखो बाइकॉनकेव, ठीक है। और डिस्क लाइक होते हैं। बाइकॉनकेविटी क्यों होती है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में। स्मॉल साइज इसकी क्यों होती है, ताकि ये ट्रेवल कर सके ईजिली कैपिलरीज में। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 5 मिलियन RBC पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। एडल्ट ह्यूमन में 5 मिलियन RBC पर क्यूबिक mm में होते हैं। Hemoglobin is effective constituent of RBC. It is respiratory pigment which carry carbon dioxide and oxygen. ये इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आरबीसी का, क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब कि अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वही रिस्पॉन्सिबल है, वो एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोक्साइड के साथ इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। सो वी शुड नॉट स्लीप इन रूम्स विदाउट वेंटिलेशन विद बर्निंग फर्नेसेस। अगर रूम में बर्निंग फर्नेसेस मतलब कुछ भी जला के ऐसा आप सो गए ठंडी के दिन में और रूम में कहीं पर वेंटिलेशन नहीं है, तो आपकी डेथ हो सकती है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, इसकी लाइफ स्पैन 120 डेज है। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, तो लॉन्ग बोन्स से, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। डाइज कहाँ करते हैं, स्प्लीन में, लीवर में और बोन मैरो में ही। मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर हैविंग न्यूक्लियस, हमने अभी भी पढ़ा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होते हैं। इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। 4 to 5,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड के 4 to एक क्यूबिक mm में 4 to 5,000 ये पाए जाते हैं। शेप इनका अमीबॉइड होता है, ये देख लो, अमीबॉइड इन शेप, ये डब्ल्यूबीसी। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड, लीवर एंड स्प्लीन। इसकी लाइफ स्पैन है 2 weeks। दे प्ले रोल इन फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। फैगोसाइटोसिस मतलब ये इन्फेक्शियस एलिमेंट को किल करने का, खाने का काम करते हैं, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉट करने में। यही ब्लड प्लेटलेट्स उस जगह पे आके, जहाँ पर कटिंग हुई है वहाँ पे आके अरेंज हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। मतलब वहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने का काम प्लेटलेट्स का ही है। 2 to 4 लाख पर क्यूबिक mm होते हैं। लाइफ स्पैन इसकी 3 to 5 डेज होती है और ये भी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अब हम लोग
हार्ट के बारे में देखेंगे। द हार्ट इज प्रेजेंट राइट इन द सेंटर बिटवीन द टू लंग्स अबव द डायफ्राम। हार्ट की पोजीशन क्या है, ये दोनों लंग्स के बीच में और डायफ्राम के ऊपर पाया जाता है। द नैरो एंड ऑफ हार्ट इज ट्राइंगुलर। हार्ट की नैरो एंड ट्राइंगुलर होती है, दैट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। देखो अभी आपको पता चलेगा। देखो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसका ये एंड देखो, ये लेफ्ट साइड में पॉइंट आउट हुआ है, इधर की साइड होता। इसका पोजीशन सेंटर में है बिटवीन टू लंग्स। इधर एक लंग्स होंगे, इधर एक लंग्स होंगे, नीचे डायफ्राम होगा, बीच में इसकी पोजीशन है। पर इधर की तरफ थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने की वजह से हमें फील ऐसा होता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में है, पर एक्चुअली ये सेंट्रली सिचुएटेड है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत पावरफुली ये देखो आप, एंड ड्यूरिंग वर्किंग, जब हार्ट वर्क कर रहा होता है, दिस साइड, वही पॉइंटेड साइड जो मैंने आपको भी दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट पावरफुली, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये फीलिंग देता है आपको कि द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, हार्ट इज कवर्ड बाय, हार्ट की ये हार्ट जो होता है ये कवर्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन से जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज से। ठीक है, अब देखो ये हार्ट में हम लोग इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये देखो ये है सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा में क्या होता है, पूरे अपर बॉडी पार्ट से, दैट इज मतलब कि हमारे हेड से और हमारे नेक से ऊपर अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आते हैं राइट एट्रियम में, और इंफीरियर वेना कावा से लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड इसी में आते हैं राइट एट्रियम में। ठीक है, अब देखो ये आयोटा है। ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये पल्मोनरी वाल्व है, ये आयोटिक वाल्व है, ये मिट्रल वाल्व है, ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। इसके फंक्शंस को अभी हम देखते हैं। ये देखो एक्चुअल में कैसा दिखता है हार्ट। अब देखो कैपिलरी, ये कैपिलरी है और ये आर्टरी है, ये वेन है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में देखो कि आर्टरी के स्ट्रक्चर और वेन के स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है। आर्टरी की वॉल देखो यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी मोटी है। मोटे होने का रीज़न ये है कि इसको ऑल बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन का सप्लाई करना होता है, जबकि इसको सिर्फ हार्ट तक लाने का काम होता है। इसकी लेबलिंग में हम लोग देख लेते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एंडोमेथेलियम है, ये ट्यूनिका इंटीमा है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। आपको अगर लेवलिंग याद नहीं रहती है तो नो प्रॉब्लम, ये आपके कोर्स से थोड़ा सा हटके हैं। अब देखो चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, 2 अपर एट्रिया एंड 2 लोअर वेंट्रिकल्स। फिर से देखते हैं, ये देखो 2 एट्रियम, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल, यही इस लाइन में लिखा हुआ है। Atria have thinner walls because their major function is to receive blood from the body and pump it into the very next ventricle. Atria के वॉल थिन होते हैं, क्यों? क्योंकि इनको रिसीव करना है ब्लड यहीं पर बॉडी पार्ट्स से, ठीक, और इनको सिर्फ वेंट्रिकल तक ब्लड को पहुंचाना होता है, इसलिए इसके वॉल्स थिन होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लोअर वेंट्रिकल्स। इसके वॉल थिक होने ही चाहिए बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड टू लॉन्ग डिस्टेंस। द राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड ओनली अप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। राइट वेंट्रिकल कहाँ पर ब्लड को सप्लाई करता है? राइट वेंट्रिकल ये इधर ब्लड को देगा, ठीक, वो किधर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी तक, इधर भी पल्मोनरी आर्टरी तक, बस इतना ही इसका काम होता है पहुँचाना। फिर हम लोग पढ़ते हैं राइट वेंट्रिकल
जो ब्लड सप्लाई करता है लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को टू द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी, अप टू द टोज और अप टू द ब्रेन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसके वॉल को तो थिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल का ये ब्लड को फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी, मतलब अप टू द टोज और अप टू द ब्रेन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसको ब्लड को सप्लाई करना पड़ता है। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट। हार्ट में कौन कौन से ब्लड वेसल एंटर कर रहे हैं। द राइट एट्रियम रिसीव्स 2 लार्ज वेसल्स, एंटीरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा। चलो इन दोनों को फिर से फिगर में देखते हैं। राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, और इसमें जो 2 ब्लड वेसल्स आते हैं, ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। इसके काम को देखते हैं हम लोग। तो anterior vena cava collects deoxygenated blood from anterior part of the body such as mouth, head। ठीक है, ये राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा या एंटीरियर वेना कावा एक ही बात है, ये हेड और हमारे माउथ पोर्शन से ब्लड को राइट एट्रियम तक लाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, पोस्टीरियर वेना कावा। ये ब्लड को लाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज एब्डोमेन एंड लेग्स। लोअर बॉडी पार्ट से, इधर लोअर बॉडी पार्ट से, सारे लोअर बॉडी पार्ट से, लेग्स हों, हैंड्स हों, एब्डोमेन हो, सबसे ब्लड को यहाँ तक राइट एट्रियम तक लाके पहुँचाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट। हार्ट से ब्लड कौन से ब्लड वेसल लीव कर रहे होते हैं, मतलब हार्ट को कौन कौन से ब्लड वेसल छोड़ रहे होते हैं। उसमें है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा। पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ से आया है, राइट एट्रियम से आया है। अभी अभी इन दोनों से जो ब्लड आया है राइट एट्रियम में, वो राइट वेंट्रिकल में गया है, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। क्यों? ऑक्सीजनेशन के लिए। देख लो ये वाला, यहाँ पर अभी हमने देखा कि ब्लड आया, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से यूँ होते हुए देखो इस डायरेक्शन से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, इधर से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द आयोटा अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सप्लाई एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी। आयोटा देखो कहाँ पर है, ये है आयोटा। ये क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसकी ओपनिंग है इधर देखो, ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वाल्व्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड। कौन कौन से वाल्व्स हैं जो ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो देखो, वाल्व्स इसलिए होते हैं कि जिस भी ट्यूब में, जिस भी वेसल में ब्लड चला गया, उसमें वो वापस लौट के ना जाए। तो 4 वाल्व्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, इसका मतलब है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व है। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व लेफ्ट में है, लेकिन ये भी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व है। फिर पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है, ये लंग्स में जाने वाले वेसल्स की तरफ का वाल्व है। आयोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व, ये चारों मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, 4 जगह ब्लड सप्लाई होते हैं और चारों जगह पे एक वाल्व है। राइट में एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये देखो यहाँ पर ऑरिकल दिख रहा होगा आपको, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में इस पोजीशन पे ये जो आपको दिख रहा है ये वाल्व है। ये एक बार ब्लड इधर आ गए तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता है। ठीक है, अब सेकंड हम लोग देखते हैं।
सेकंड क्या है, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये भी उसी पोजीशन पे होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वाल्व है उसको क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट एट्रियो, लेफ्ट में सिचुएटेड है इसलिए लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक, ताकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फिर से ना हो, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड क्या है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व, कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल में सिचुएटेड है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई करने के बाद वापस से लौट के इसी में ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व है। अब एक और वाल्व है जो आपको ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा, ये वाल्व, इसका क्या नाम है, चलो इसको भी देखते हैं। आयोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ आयोटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये सिचुएटेड है, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब आयोटा में ब्लड जा रहा है तो वापस से आयोटा में लौट के ना आ जाए, इसके लिए वाल्व है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट। स्ट्रक्चर को हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया है, कहाँ पर क्या सिचुएशन है। अब हम लोग इसके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखते हैं। ये स्टार्ट होता है विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, दोनों ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहीं से सर्कुलेशन को काउंट कर लिया जाता है। द वेंट्रिकल एट दिस टाइम आर रिलैक्सिंग और डायलेटिंग एंड आर एम्प्टी, देयरफॉर ब्लड फ्रॉम एट्रिया कम टू द वेंट्रिकल ईजिली। क्या मतलब हुआ इसका, जब दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस समय में वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में रहता है, एम्प्टी रहता है, जिससे कि ब्लड ईजिली ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाते हैं। नेक्स्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब बारी आई वेंट्रिकल की, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट्रिया रिलैक्स करते हैं। द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स अंडर प्रेशर टेंड टू रिटर्न टू एट्रिया, बट द फ्लैप्स ऑफ द टू cuspid valve get tightened and puffed up, thus closing the passage and preventing the return of blood। इसका मतलब क्या हुआ कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वापस से ऑरिकल में ब्लड ना जाए, इसके लिए दो दो फ्लैप्स मौजूद होते हैं। ये वाला फ्लैप्स कहाँ गया, ये देखो, ये है ना ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना, ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ताकि वापस से ऑरिकल में ब्लड ना चला जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये दोनों, तो वापस से इसमें ब्लड ना जाए, इसके लिए ट्राइकस्पिड और इसको बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये दोनों इसलिए होता है कि ये प्रिवेंट करता है ब्लड का फ्लो इसमें लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में, ठीक है। अब देखो, the chordae tendineae hold the flaps of the valve in position and prevent their overturning to atria। chordae tendineae, ये यहाँ पर जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये chordae tendineae इसको बोलते हैं। ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये इसको पोजीशन में रखने का काम करता है ताकि इसमें ब्लड वापस से ना जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं the only course left for ventricular blood is to enter the pulmonary artery from the right ventricle and aorta from the left ventricle। तो अब क्या बचता है, उस वापस से ऑरिकल में तो जा नहीं सकता, तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में, और आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में। देख लो, ये देखो, राइट वेंट्रिकल से अब इधर तो जा नहीं सकता तो इधर जाएगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, और राइट वेंट्रिकल से इधर जाएगा ब्लड आयोटा में, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन द वेंट्रिकल डायलेट, अब वेंट्रिकल खाली हो गया, ब्लड तो चला गया इसमें जहाँ जाना था इससे निकल के, द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आयोटा टेंड टू रिटर्न, हो सकता है ये वापस आ जाए, तो उनके लिए भी दो दो फ्लैप्स वहाँ पर मौजूद है, वाल्व्स वहाँ पर मौजूद हैं जो
क्लोज कर देते हैं पैसेज को और ब्लड वापस वहाँ पर नहीं आ पाता। यही दोनों फ्लैप्स की बात हो रही है और वाल्व की बात हो रही है। देखो अब इन दोनों में ब्लड तो चला गया, वापस इसमें लौट के नहीं आए, इसलिए यहाँ पर भी मौजूद है क्या, वाल्व्स। इधर भी हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब चलो इसी सेक्शन में हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एट विच द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज exerts on their वॉल पे जब ब्लड पंप कर रहा है तो अपने हार्ट के वॉल पे ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। देयर आर टू लिमिट्स ऑफ द ब्लड ऑफ दिस प्रेशर। द अपर लिमिट सिस्टोलिक प्रेशर which is the time when fresh blood is pushing through the arteries as a result of ventricular contraction of the heart। किसके रिजल्ट पे होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट पे सिस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब अभी हमने पढ़ा, ये देखो इजी है ये, कि यहाँ पर देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मतलब इसके ब्लड इसमें और राइट वेंट्रिकल के ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट के किस में, आयोटा में चले जाते हैं, तो ये खाली हो गया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट को डायस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं। इज वन रिकॉर्डेड व्हेन द वेव पास्ड ओवर, जब ये ब्लड वेंट्रिकुलर ब्लड चला गया किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में, उसके बाद के प्रेशर को बोलते हैं लोअर लिमिट या डायस्टोलिक। मतलब जब वो रिलैक्स है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे है और ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितने होने चाहिए, 120 to 140 मिनट सिस्टोलिक और 60 to 80 डायस्टोलिक। मतलब रिलैक्स जब है तो 60 to 80 और जब सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो 120 to 140। हाई राइज इन ब्लड प्रेशर इज नॉन एज हाइपरटेंशन। यही अगर राइज कर जाए 140 तक लिमिट है, 160 और 180 हो जाए तो दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों, अपर और लोअर लिमिट दोनों बढ़ जाते हैं तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल देखो कितनी होनी चाहिए, 120, बिलो होनी चाहिए 80। एलिवेटेड अगर बढ़ जाए तो कितना हो सकता है, 120, 129, बिलो 80। यहाँ पर देखो हाई में क्या है, 130 to 139, 80 to 89। ये एक रिपोर्ट है जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। The guideline change means 46% of the US adult, many of them under the age of 45, now will be considered hypertensive। मतलब उनकी 46% लोगों की एडल्ट की ये लोअर और हायर लिमिट जो है वो बढ़ गई है और वो हाइपरटेंसिव हो गए हैं, ठीक। क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल अपनी बदलनी चाहिए। मूव मोर, 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक मूव करो। फोकस ऑन न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। और क्या, डी स्ट्रेस, खुद को डी स्ट्रेस करो मेडिटेशन से। डोंट स्मोक, और स्मोक मत करो, ठीक है। यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये बड़ा ही ईजी है, 2 मिनट में निकल जाएगा, आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो यहाँ पर आपको टॉन्सिल, आपने सुना होगा टॉन्सिल में सूजन है, ये हमें सूज गया हमारा टॉन्सिल या इन्फेक्शन है उसमें, तो ये क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। आर्मपिट, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। अपेंडिक्स, बोन मैरो, पियर्स पैच, ग्रोइंग लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, थोरैसिक डक्ट, नेक लिम्फ नोड, ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं। ये क्या है, देखो लिम्फ क्या है, एज द ब्लड फ्लोज इन द कैपिलरीज, ब्लड जब कैपिलरीज में फ्लो कर रहे होते हैं, द प्लाज्मा एंड द ल्यूकोसाइड लीक आउट,
प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, लीक आउट हो जाते हैं उससे थ्रू देयर वॉल्स, उसके वॉल से लीक आउट हो जाते हैं. सम ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रीअब्सॉर्ब्ड बाय इनटू द ब्लड वेसल, बट मोस्ट ऑफ इट एंटर्स इनटू अनदर सेट ऑफ माइन्यूट चैनल कॉल्ड लिम्फ. बहुत सारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकलते हैं वहाँ से वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड वेसल में, वापस से चले जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ एंटर कर जाते हैं एक अलग ही चैनल में जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का चैनल होता है. ठीक है. लिम्फ फंक्शंस, लिम्फ किस तरह से फंक्शन करता है, ये न्यूट्रिटिव होता है. सप्लाई ऑक्सीजन वेयर ब्लड कैन नॉट रीच, वहाँ तक ब्लड ये पहुँचा देगा जहाँ ये नहीं, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच सकता. ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करता है, ड्रेन्स करता है एक्सेस टिश्यू फ्लूइड. एब्जॉर्ब करता है फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन. डिफेंस की तरह भी काम करता है बाय स्वेलिंग ऑन इन्फेक्शन पे स्वेल कर जाना, वहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम यूज आता है. एग्जाम्पल इसके टॉन्सिल हैं, और भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, देखो टॉन्सिल. तो बेसिकली आपको क्या समझना है, जब ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो ब्लड की सर्कुलेशन के टाइम में उससे कैपिलरी के वॉल से, कैपिलरी का वॉल बहुत ही थिन होता है, इसलिए उसके वॉल से कुछ ल्यूकोसाइट लीक आउट करके एक अलग चैनल में चले जाते हैं. वही चैनल तो है लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है. और उसके ये 4 काम हैं. एग्जाम्पल टॉन्सिल है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स. प्लीज़ do like, comment, share and subscribe our channel. Thank you.